everyone. So I welcome you all. Let's start next topic from Hindu family law, Hindu joint family law that we are doing. And in the very last session, those who have not watched, link is given on the top. Go and watch it out. I explained this term basically. What do you mean by coparcenary? When we are talking about joint Hindu family, we should know this meaning in clear terms. Coparcenary क्या होता है? Because coparcenary is one of the major part of joint Hindu family. Co-parcenary is okay, ये एक narrow term है. Joint Hindu family is wider, but it including we can say including part of joint Hindu family. Now the next session that we are going to discuss right now is undivided co-parcenary interest क्या होता है. जब ये पता लग गया हमें कि कोपार्सनरी क्या है और कोपार्सनर्स कौन कौन होता है, तो ये भी देखना होता है कि जो ये कोपार्सनर हैं, जो फैमिली के मेंबर कोपार्सनर की कैटेगरी में आ रहे हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनके क्या राइट्स हैं, क्या वो चीज़ डिमांड कर सकते हैं, क्या वो एक्शन ले सकते हैं, उनके हाथ में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो वो अपनी पावर में कर सकते हैं. राइट. एक जॉइंट हिंदू फैमिली में मेंबर्स होते हैं और एक कोपार्सनरी में कोपार्सनर्स होते हैं. तो कोपार्सनर्स और मेंबर्स के बीच में ऐसा क्या डिफरेंस है जो कोपार्सनर्स कर सकते हैं पर मेंबर्स नहीं कर सकते. ऑल्दो कोपार्सनर मेंबर ही होते हैं, बट all members are not co-partners. As I said कि 4 degrees तक including the ancestor and next 3 degrees in descendant line ये co-partner होते हैं. उसके बाद जो 5th line है वो member ही कहलाई जाएगी, co-partner नहीं कहलाई जाती. तो हम इस सेशन में ये समझेंगे कि इनका इंटरेस्ट, इनके राइट्स क्या हैं. यू हैव टू लिसन दिस पर्टिकुलर सेशन इन क्लियर टर्म्स अलोंग विद मी. और अगर आपको बीच में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई टर्म आपको समझ नहीं आ रही है, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आपको रेज करना है, यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बॉक्स. आई विल take this responsibility that I'll solve it as soon as possible. And you can also mail us or WhatsApp us. We will respond to your problems there also. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं हमारे इस गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में. क्या आप भी चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान बाकी कैंडिडेट्स में से आपका ही सीवी टॉप पर चुना जाए, या आपको सीवी बनाने में किसी ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सके? क्या आपको भी एग्जाम प्रिपरेशन में ज़्यादा समय ना गवाकर पॉइंट टू पॉइंट या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है? क्या आपको भी डाउट सॉल्विंग ट्यूशन्स महंगे पड़ रहे हैं? तो हम लेकर आ गए हैं 24/7 एंड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस जस्ट इन ₹299. जी हाँ, सिर्फ 299 रुपये में आप ये सभी सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं हमारी सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोग्राम से जुड़कर. तो अपने फ्यूचर गोल्स को देखते हुए जल्दी से फ़ोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर. Right, so these are our official mail address. This is our contact number. If you want to connect for any other purpose, if you have any legal matter in your life, or you want to inquire about certain things, so you can call us, you can mail us, and we are there for you. Now starting with this कोपार्सनरी इंटरेस्ट क्या होता है. सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक फैमिली में जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी होती है, मीन्स जो उनकी ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, ये कलेक्टिव ओनरशिप है. मीन्स उस प्रॉपर्टी पे हर एक कोपार्सनर का इक्वल इंटरेस्ट है, हर एक कोपार्सनर उसका ओनर है. अभी तक कोई सेपरेशन नहीं हुई है. अंटिल सेपरेशन एवरी प्रॉपर्टी इज टर्म्ड to be collective in nature and there is collective ownership on it. ये नहीं कहलाया जाएगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर इनका ज़्यादा हक है और इनका कम हक है. अगर ये सारे पर्सन 4 के 4 को पार्टनर्स हैं, then they will share equal ownership on that property. First thing clear to you all? मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन कि जो लीनियल मेल या फीमेल डिसेंडेंट है, दे विल बी को पार्टनर अप टू 3 जनरेशंस. 3 जनरेशंस यहाँ पर क्यों बोला गया है? द वन इज द मेजर एंसेस्टर जो उनके हेड है. सपोज एक्स इज द हेड ऑफ द फैमिली. नेक्स्ट इंक्लूडिंग हिम, उनके बाद जो नेक्स्ट 3 जनरेशन होंगी, 3 जनरेशन तक, ये सब को पार्टनर्स कहलाए जाते हैं. ये मैंने आपको लास्ट सेशन में भी समझाया था, तो आई एम नॉट गोइंग टू पुट मच टाइम ऑन दिस
particular point. You only have to understand that if it's talking about next generation तो उसमें 3 ही जनरेशन आती हैं, क्योंकि फोर्थ तो वो पर्सन खुद होता है, उनके बाद नेक्स्ट 3 जनरेशन डिसेंडेंट लाइन में वो को पार्टनर्स बनती हैं. Coming to the next bullet point, that ownership is acquired on birth. आपकी ओनरशिप एक प्रॉपर्टी पर तभी आ जाती है जब आपने उस फैमिली में बर्थ लिया है. सो मेंबर्स एक्वायर ओनरशिप ऑन बर्थ. दोज हु हैव नॉट टेकन बर्थ इन दैट फैमिली, तो आप उनको लाकर, मीन्स यहाँ पर इक्वली ये बात बोली गई है, स्ट्रेंजर्स कैन नेवर बी को पार्टनर इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली. दे कैन नेवर बिकम अ मेंबर इन जॉइंट हिंदू फैमिली, और को पार्टनर तो बन ही नहीं सकते. After then, co-partners can at any time ask for partition. मैंने अभी जस्ट आपको बताया हम इंटरेस्ट और उनका राइट देखेंगे, तो को पार्टनर्स का ये राइट होता है. ज्वाइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स का ये राइट नहीं है, बट को पार्टनर्स का राइट है कि वेन एवर दे नीड, देयर इज अ लीगल अर्जेंसी. लीगल अर्जेंसी मीन्स उनको किसी मैटर पर पार्टीशन करना है, अलग होना है फैमिली से, तो वो पार्टीशन की डिमांड रख सकते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है वो उनको मिल जाएगा. All right, then next, till partition each member has got ownership over the entire property. As I said कि co-partners हो आप, किसी का कोई ज़्यादा हक कम हक नहीं होता है. कॉमन प्रॉपर्टी पर there is common ownership. You have equal and all entire ownership on all the property. Then next point is possession and enjoyment of properties is also common. अगर आप किसी प्रॉपर्टी के लाइक को पार्टनर है और एक ये प्रॉपर्टी है, इस पर सब को पार्टनर्स का इक्वल हक है, तो सबको इक्वल हक है उसका इंजॉयमेंट करने का और उस पर रहने का अधिकार. पोजेशन और इंजॉयमेंट टिल द टाइम आपकी फैमिली ज्वाइंट है, आप इकट्ठे रह रहे हो, तो हर प्रॉपर्टी एक कॉमन मानी जाती है और कॉमन प्रॉपर्टी पर पोजेशन का और इंजॉयमेंट का हक सबका इक्वल है. Then no alienation unless it is for legal necessity. Alienation means partition. किसी भी चीज़ को अलग नहीं किया जाएगा या पार्टीशन नहीं होगा अगर कोई लीगल नेसेसिटी नहीं है. लीगल नेसेसिटी है तो alienation या पार्टीशन होगा, अदरवाइज नो, देयर इज नो पार्टीशन. Then next, interest of deceased member passes on his death. यहाँ पर क्या माना गया है, सपोज कीजिए एज आई टोल्ड यू इन द वेरी लास्ट एग्जाम्पल, एक्स इज द हेड ऑफ द फैमिली, नेक्स्ट जनरेशन ए हुई, देन ए का सन हुआ, बी का सन हुआ, सी की डॉटर है डी. तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी 4 जनरेशन तक ये को पार्टनर है, जो डॉटर डी है उसका अभी कोई हक नहीं है, वो को पार्टनर नहीं है. लेकिन एज एक्स डाइज, जब एक्स मर जाएंगे, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड व्हेन, देन एट दैट टाइम नेक्स्ट पर्सन एक्वायर्स द ओनरशिप और वो उस को पार्टनरी लाइन में आ जाते हैं. तो डी डॉटर फिर नेक्स्ट डिसेंडेंट मानी जाएगी, शी विल बिकम अ को पार्टनर. सो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि जब एक डिजीज्ड पर्सन की डेथ नहीं होती है तब तक नेक्स्ट को पार्टनर उस लाइन में इंक्लूड नहीं होता है, एंड व्हेन द डेथ इज देयर देन सर्वाइविंग को पार्टनर उसमें आ जाते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो आई एक्सप्लेन्ड, यहाँ पर स्टार पुट कर लीजिए. हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट के बाद, ये मैंने लास्ट सेशन में बताया, अमेंडमेंट कब आई थी, ईयर 2005 में. टिप्स पर याद कर लीजिए टर्म्स. 2005 में ये मान लिया गया था कि डॉटर्स भी को पार्टनर बन सकती हैं सेम एज सन. बिफोर 2005 इट वॉज द थिंग, जो ये इंटरेस्ट है वॉज ओनली फॉर मेल मेंबर्स. को पार्टनरी लाइन में सिर्फ मेल मेंबर्स होते थे, फीमेल अलाउड नहीं थी. बट नाउ अगर फैमिली में डॉटर है, शी विल ऑल्सो गेट द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इक्वली सेम लाइक एज अ सन. Clear? Now I have an example for you so that you get all the things clear in your mind. अच्छे से इस फ्लो चार्ट को समझना, इस एग्जाम्पल को समझना, और आपको को पार्टनरी इंटरेस्ट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का कितना इंटरेस्ट किस मेंबर पर जाएगा, ये हम समझेंगे इस एग्जाम्पल से. सो सबसे पहले इस फैमिली चार्ट में देख लीजिए, यहाँ पर ए जो है हेड ऑफ द फैमिली है, उनके आगे 3 बेटे हैं, बी सी डी. आगे सी के 3 बच्चे हैं और डी का एक बच्चा है. अब इस फैमिली लाइन में समझते हैं क्या है, एग्जाम्पल को अच्छे से देखिएगा. सो व्हाट इज हियर, दैट ए एंड हिज सन्स बी एंड सी, ए है यहाँ पर और इसके सन है बी एंड सी, ऑन अ पार्टीशन. अगर अभी स्टोरी में डी नहीं है,
ठीक है, अभी मान के चलिए कि डी नहीं आया है, डी पैदा नहीं हुआ है, अभी तक ए के दो ही बच्चे हैं, बी और सी। तो जब इनके बीच में पार्टीशन होगा, अलग अलग होंगे, तो इनको कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी? अब सपोज कीजिए ये प्रॉपर्टी है और पार्टीशन हुआ ए के दो बेटों में, बी एंड सी, तो ए का पार्ट रखा जाएगा और बी और सी का, ए बी सी, तो वन थर्ड इनको क्या प्रॉपर्टी का हक मिल जाएगा। ए भी अपना हक रखेगा और रेस्ट हक जो है वो इन दोनों को दे देगा। सो इक्वली ऑल द थ्री विल गेट वन थर्ड ईच। अंडरस्टूड? नेक्स्ट केस क्या होता है, सपोज कीजिए अभी इनके बीच में पार्टीशन नहीं हुआ है और ए को तीसरा बच्चा पैदा हो जाता है, डी। सो इफ डी वॉज बोर्न, नाउ अब क्या इतना हक मिलेगा सबको? द इंटरेस्ट विल नाउ बिकम वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ, बिकॉज इसी प्रॉपर्टी में से उन्हें हक डी को भी देना होगा। तो अब एक जो पहले तीन हिस्से हो रहे थे एक प्रॉपर्टी के, अब वो चार हिस्से में बट जाएगी। सो नाउ ईच वुड टेक नाउ वन फोर्थ। दिस इज राइट। नाउ नेक्स्ट केस समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड। इफ अनडिवाइडेड, सपोज कीजिए डी भी पैदा हो जाता है और ये पार्टीशन नहीं करते, अलग नहीं होते हैं, ज्वाइंट ही रह रहे हैं, तो सारी प्रॉपर्टी अभी भी कॉमन है, कुछ भी अलग नहीं किया है इन्होंने। ज्वाइंट रहते रहते ऑन द डेथ ऑफ ए, सपोज कीजिए तीनों भाई जो इनके पिता हैं ए, इनकी डेथ हो जाती है। हम हर बुलेट पॉइंट में एक अलग केस है, अभी तक बच्चे इनको पैदा नहीं हुए। मान के चलिए बी सी डी थे, इनके पिता की डेथ हो जाती है, तो बी सी डी को कितना हक मिलेगा? सब ए इज नाउ नो मोर, तो ए का इंटरेस्ट इनको ही पास हो जाएगा, तीन जने हैं, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड। सो नाउ ऑन डेथ ऑफ ए, पॉसिबल शेयर ऑफ थ्री सन्स वुड अगेन बिकम वन थर्ड ईच। So this is very easy. Then next is same story, same family line. मान के चलिए इफ बी वर टू डाई, सपोज कीजिए ए की भी डेथ हो गई और अब बी भी मर गया, अब सी और डी को कितना मिलेगा? अब तो दो ही जने रह गए, तो प्रॉपर्टी दो हिस्सों में ही बटेगी, सी एंड डी वुड गेट वन हाफ, वन हाफ इनको मिल जाएगा। इजी। नाउ कमिंग बैक टू द सेम स्टोरी, एज सी एंड डी मैरिड, अब इनकी शादियां हो जाती हैं, सी और डी आगे शादी कर लेते हैं एंड देयर सन, उनको आगे बच्चे होते हैं। सी को सपोज कीजिए दो बच्चे होते हैं, ई एंड एफ, अभी स्टोरी में एच नहीं है, ई एंड एफ इसको होता है और डी को होता है जी, राइट। देयर सन्स ई एंड एफ जी, दे विल एक्वायर द इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द फैमिली, में कितना इनके हिस्से आया है। अगर हम ये मान के चले कि ए की डेथ हुई थी, तब तो इनको मिले थे वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, तो वन थर्ड में से नेक्स्ट इनको वन सिक्स्थ मिल जाएगा, क्योंकि हाफ हो जाएगा। सपोज करो बी की भी डेथ हो गई थी, तब तो वन हाफ था, तो डिपेंडिंग कि उनके पहले क्या स्टेट रही थी, तो वह हाफ का भी ये हाफ कर लेंगे दोनों बच्चे, और इनको जी को एज इट इज हाफ मिल जाएगा। अब नेक्स्ट केस क्या है सेम इस फैमिली का, सपोज इफ सी डाइज, अब यहाँ पर सी ही मर गया, राइट, सी डाइज लिविंग ओनली टू सन्स ई एंड एफ, ओके, दे क्लेम पार्टीशन अगेंस्ट डी, वो डी को कहते हैं हमें अलग करना और हमें हमारा हिस्सा दो, तो ई एंड एफ वुड ईच टेक वन हाफ ऑफ वन हाफ, वन हाफ इन्हें मिल रहा था, वन हाफ का भी अब ये वन हाफ ले लेंगे, डी वुड टेक अदर हाफ, राइट। अब नाउ नेक्स्ट कम्स इन द स्टोरी, इफ एच हैड बोर्न प्रीवियसली, मीन्स सी के मरने से पहले एच भी सपोज कीजिए सी को पैदा हो गया था, तो यहाँ पर तीन बच्चे हो गए ई एफ एच, नाउ दे वुड टेक ईच वन थर्ड ऑफ वन हाफ, जो इनके पिता का वन हाफ था अब ये उसका वन हाफ का वन थर्ड में कर लेंगे, मीन्स वन सिक्स्थ। So I hope you understood this fraction, how the property will be divided, कोपार्सनरी इंटरेस्ट क्या कितना आता है कोपार्सनर को, कैसे कैसे उनका हिस्सा डिसाइड होता है, कैसे कैसे इंटरेस्ट उनकी फैमिली मेंबर से नेक्स्ट जनरेशन पे पास होता है। So this was all about coparcenary interest. In next session I'll come with next topic. This is very important thing going on, don't miss any class. Hindu family law is very important. You can follow us through these ways and we are there to solve all your problems. Till then, keep watching. Don't forget to subscribe. If you have not subscribed yet, go and press the subscribe button and bell icons for more updates. Have a nice day. Thank you.